अब कांग्रेस पर बड़ा बयान दे दिया है, तंज कसा है और कहा है कि डर कर हमारा हिस्सा जो है उन्हें दे दिया गया है। तो इंदिरा गांधी पर निशिकांत दुबे का एक कटाक्ष था, डर कर हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया, यही आयरन लेडी का सत्य है। वही दूसरी तरफ यूएन में भारत पाकिस्तान को बुरी तरीके से बेनकाब कर रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देने के लिए भारत तैयारी कर चुका है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निशिकांत दुबे की। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही भारत ने 1968 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसकी वजह से आखिरकार देश को कच्छ के रण का 828 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। कांग्रेस पार्टी ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद गुजरात के रन ऑफ कच्छ का जो है 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को 1968 में दे दिया। भारत पाकिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाए, मध्यस्थ बना। यूगोस्लाविया के वकील अली बाबर को हमने नियुक्त किया। पूरी संसद ने विरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी, डर कर हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया, यही आयरन लेडी का सत्य है। कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ। बीजेपी सांसद ने इंदिरा गांधी की आलोचना ऐसे समय में की है जब कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ती दुश्मनी के मद्देनजर पूर्व प्रधानमंत्री की विरासत का हवाला दिया है। कांग्रेस नेताओं ने 1965 के युद्ध को याद करते हुए इंदिरा गांधी को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इंदिरा होना आसान नहीं और भारत को इंदिरा की याद आती है जैसे नारे लिखे पोस्टर भी लगाए हैं। इससे पहले निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच विदेश नीति को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर की बार बार आलोचना करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की थी। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर के मामले पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि राहुल गांधी जी, ये आपकी सरकार के समय कितना गया समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने एक समझौता किया था। भारत और पाकिस्तान किसी भी हमले या सेना की हरकत के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। क्या ये समझौता देशद्रोह है? बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि कांग्रेस पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ मिली हुई है। क्या आपको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शोभा देता है? वहीं दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं कि भारत यूएन में पाकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब कर रहा है। तो भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहा है। इसी क्रम में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की न सिर्फ पोल खोल दी, बल्कि आतंकवाद के मसले पर उसे खरी खरी भी सुनाई है। भारत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की गलत सूचना को लेकर भी उसकी कड़ी आलोचना की है। आपको बता दें कि इस संधि को पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक घातक आतंकी हमले के बाद निलंबित कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि 65 साल पुरानी ये संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि आतंकवाद का वैश्विक केंद्र पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने हमेशा एक ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में जिम्मेदार तरीके से काम किया है। इस दौरान हरीश ने पाकिस्तान का झूठ सामने लाने के लिए 4 अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा, सबसे पहले भारत ने 65 साल पहले सद्भावनापूर्वक सिंधु जल संधि की थी। उस संधि की प्रस्तावना में बताया गया कि इसे किस तरह भावना और मित्रता के साथ संपन्न किया गया था। 6.5 दशकों के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध और हजारों आतंकी हमले करके उस संधि की भावना का उल्लंघन किया। आतंकियों को पाकिस्तान से मिलने वाले समर्थन की वजह से बीते 40 सालों में 20,000 से ज्यादा भारतीय ऐसे आतंकी हमलों में मारे गए। भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का उद्देश्य नागरिकों के जीवन, धार्मिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि को बंधक बनाना है। भारतीय राजदूत ने आगे कहा कि इन 65 वर्षों में दूरगामी मौलिक परिवर्तन हुए। न केवल सीमा पार आतंकवादी हमलों के कारण सुरक्षा संबंधित चिंताएं बढ़ी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्याई परिवर्तन की बढ़ती आवश्यकताएं भी सामने आई है। बांधों के बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी में बदलाव किया गया ताकि संचालन
और जल उपयोग की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। कुछ पुराने बांधों को गंभीर सुरक्षा चिंताओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि पाकिस्तान ने इस बुनियादी ढांचे में किसी भी बदलाव और संधि के तहत अनुमत प्रावधानों में किसी भी संशोधन को लगातार रोकना जारी रखा है। उन्होंने तीसरी जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत ने पिछले 2 वर्षों में कई मौके पर पाकिस्तान से संशोधनों पर चर्चा करने के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध किया। हालांकि पाकिस्तान इसे इनकार करता रहा है और पाकिस्तान का बाधा डालने वाला दृष्टिकोण भारत द्वारा वैध अधिकारों के पूर्ण उपयोग को रोकता रहा है। राजदूत हरीश ने आखिर में बताया कि घोषणा की है कि ये संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन समाप्त नहीं कर देता है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने अब पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देने का प्लान बना लिया है और एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए अपनी कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी है। जून में होने वाली FATF की अहम बैठक में भारत ये मुद्दा जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। ये कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया जा रहा है, जिसे भारत ने पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी गतिविधियों का हिस्सा बताया। भारत का कहना है कि 2022 में ग्रे लिस्ट से हटने के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस और अस्थायी जो है कदम उठाए हैं। आतंकवाद को रोकने में जो है किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, पूरी तरीके से नाकाम रहा, जिसके चलते उसे फिर से ग्रे लिस्ट में डालना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है ये जान लीजिए। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 1989 में G7 देशों ने बनाया था। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी फंडिंग और हथियारों के वित्त पोषण को रोकना है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और ये दुनिया भर के देशों के लिए नियम बनाता है ताकि वित्तीय अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। FATF में 39 सदस्य हैं, जिनमें 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। भारत 2006 में इसका ऑब्जर्वर बना, 2010 में पूर्व सदस्य बन गया। भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप जैसे क्षेत्रीय संगठन का भी हिस्सा लेता है। ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है कि उसको डाल अगर देंगे तो FATF की 2 तरह की निगरानी करता है। ग्रे लिस्ट उनमें उन देशों को रखा जाता है जिनसे कुछ कमियां हैं लेकिन वे इन कमियों को ठीक करने का वादा करते हैं। ब्लैक लिस्ट इनमें उन देशों को शामिल किया जाता है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, जोखिम भरे माने जाते हैं और ऐसे देशों को आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय अलगाव का सामना करना पड़ता है। ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने में मुश्किल होती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।